बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम टॉक एट 7 और मैं हूं आपका मेज़बान एहसन रज़ा, जबकि स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं सजाद तरीन साहब। नाज़रीन, जैसा कि आपके इल्म में है कि रहबर कमेटी का इजलास जारी है और रहबर कमेटी एक मरतबा फिर हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए बड़ी बैठक कर रही है। मगर यहाँ पर बहुत से सवालात जन्म लेते हैं कि क्या इस मरतबा वाकई अपोजिशन जो है हुकूमत को टफ टाइम दे पाएगी या फिर माजी की तरह ये अकहट माजी वाले ही नतायज सामने लाएगा और मौलाना फजल रहमान जो हैं वो फिर से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते नजर आएंगे। दूसरा अहम टॉपिक जो है वो आसिफ अली जरदारी साहब का टेलीफोनिक रब्ता हुआ है नवाज शरीफ साहब से नलंद पे, और देखते हैं कि सियासी पारा कहाँ तक हाई होता है, क्योंकि आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो मुफाहमत के बेताज बादशाह जाने जाते हैं और जब उनकी तवील खामोशी टूटती है तो सियासत में ज़रूर कोई भूचाल आता है। और कराची की नागुफ्ता बेसूरत हाल पर भी बात करेंगे। मुल्क में सैलाबी सूरत हाल है, सूबाई हुकूमत, वफाकी हुकूमत, सियासी जमातें एक दूसरे पर तनकीद पे तनकीद किए जा रही हैं, मगर तदबीर क्यों नहीं है। हो सका तो कुछ और अहम इशूज़ पर भी बात करेंगे। सजाद तरीन साहब, रहबर कमेटी जो है हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए बैठी हुई है और इस्लामाबाद में 11 जमातें बैठी हुई हैं, तो मुस्तकबिल का लाए अमल क्या देख रहे हैं? देखें, मैं आपको अर्ज़ करूं, बात यह है कि ये एक आल पार्टी कॉन्फ्रेंस और इसकी शुरुआत जो है ये मुहर्रम से पहले शुरू हुई थी, अशूरा से पहले शुरू हुई थी, और ये उस वक्त शुरू हुई थी जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने रब्ता किया था मौलाना फजल रहमान साहब से और बिलावल भुट्टो जरदारी से। उससे पहले अपोजिशन के दरमियान कुछ इख्तलाफात ऐसे आ गए थे, कोई बदअतमाती ऐसी आ गई थी कि ऐसे लग रहा था कि अपोजिशन की जमातें जो हैं वो बिखर रही हैं। लेकिन मियां नवाज शरीफ ख़ुद इसमें शामिल हुए और उन्होंने मुदाखलत की, सबसे रब्ते किए, और फिर जो है वो आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाने के लिए उन्होंने एक रहनुमाओं को राज़ी किया। इसके बाद आपको गुज़िश्ता रोज़ जो है मुस्लिम लीग नून की पूरी टीम जो है वो तमाम लीडरशिप जो है उनके टॉप लीडरशिप वो गए हुए थे, जरदारी साहब को वहाँ मिले, जरदारी साहब से मशावरत की। उसके बाद ये तय पाया कि रहबर कमेटी जो है उसका इजलास तलब किया जाए, जिसमें यह तय किया जाए कि आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस जो है वो कहाँ पर होगी और उसके बाद उसका एजेंडा क्या होगा। तो अभी पिछले 3-4 घंटों से वो लगे हुए हैं, इस पे बातचीत जारी है। असल में जो आल अपोजिशन की जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टी हैं, पीपल्स पार्टी और नून लीग ख़ास तौर पर, इनके दरमियान एक दूसरे पर एतमाद की बहुत कमी है। ये एक दूसरे पर एतमाद नहीं कर पा रहे क्योंकि माजी के जो तल्ख तजर्बात हैं वो सामने हैं। इसी वजह से जो दूसरी छोटी पार्टी हैं, आपको पता होगा कुछ दिन पहले उन्होंने अपनी एक पूरी मीटिंग्स बुलाई हुई थी और इन दोनों बड़ी पार्टियों को नहीं बुलाया था, लेकिन उस मीटिंग में भी ये तय हुआ कि नई छोटी पार्टियां जो हैं वो बड़ी पार्टियों को साथ लेकर चलें। जिसके बाद ये दो बड़ी पार्टियों के रहनुमाओं के दरमियान भी मुलाकातें हुई और ये फैसला हुआ कि रहबर कमेटी का इजलास, अब रहबर कमेटी का जो इजलास जारी है उसमें एक तो ये तय करना है कि आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस कब होनी है, इसमें किन किन लोगों ने शिरकत करनी है, और उसके बाद उस पार्टी में जो आल पार्टीज में होगी उसमें सही सजाद तरीन साहब, हमारे साथ अलमदार बलोच हमारे नुमाइंदे भी मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं क्योंकि वो वहां पर मौजूद हैं। अलमदार बलोच, बताइएगा, रहबर कमेटी का इजलास तकरीबन 3 घंटे से जारी रहा, क्या सूरत हाल है इस वक्त? जी बिल्कुल, देखें कि अभी से कुछ देर कबल जो है वो रहबर कमेटी का इजलास खत्म हो गया है और जो है इस वक्त जो रहबर कमेटी के कन्वीनर है असलम दुरानी खुद जो है अराकीन के हम है, और अब जो है अपोजिशन ने जो है 20 सितंबर को जो है वो बुला दिया है। ये अपना यहाँ बिलावल हाउस में यानी कि इस्लामाबाद में होगी और इसमें जो क्यादत है अपोजिशन की वो बैठेगी और आइंदा का जो है अमन वो आज जो इजलास है रहबर कमेटी का, इसमें जो है अपोजिशन की जो छोटी जमातें थी उनमें नून लीग और पीपल्स पार्टी के जो अराकीन थे उनसे सख्त सवालात भी किए और अपने तहफ़्फ़ुज़ात का भी इजहार किया कि जो पीछे 2 बड़ी जमातों में पहले जब धरना किया उसके बाद अभी जो फैक्टर बिल आया, इस पर 2 जमातों ने अपना मौक़िफ़ रखा, अपनी लाइन ली, जबकि दीगर जो अपोजिशन जमातें थी वो दूसरी लाइन पर खड़ी थी। तो इस पर सही, शुक्रिया अलमदार बलोच। सजाद तरीन साहब, इजलास तो जारी है, 3 घंटे हो चुके हैं, लेकिन बात यह है कि जो छोटी जमातें हैं वो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही हैं। मौलाना फजल रहमान की जानिब से भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है और अगर इसके पस मंज़र में जाया जाए तो ये शायद 2019 का आज़ादी मार्च है कि जब जमातें छोड़ गई। देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूँ कि इसमें जो एक बात अलमदार बलोच ने बताई कि 20 सितंबर जो है वो डेट अनाउंस हो गई है, डेट 20 सितंबर को आल पार्टीज़ इजलास होगा और यहाँ इस्लामाबाद में बिलावल हाउस में होगा।
तो मैं समझता हूँ इस बात पर डेट पर तो इत्तफाक राय हो गया। बाकी आपने वो जो बात की है, देखिए मैं आपको अर्ज़ करूँ, वो पिछले वाला जो मार्च था, उस मार्च में जो मामला तय हुए थे बड़ी दोनों जमातों से, उन्होंने वो उस तरह पूरे नहीं किए। और मौलाना फजलुर रहमान के साथ लाहौर में ये बहुत वो मायूस हुए जब मुस्लिम लीग नून जो है वो लाहौर में बहुत ज़्यादा मौजूद है, उसके लोग कारकुन मौजूद हैं और बड़ी मुतहरक है वहाँ पर, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं आया था। उसके बाद यहाँ जब वो लेके आए तो यहाँ भी बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो गए, मियाँ शहबाज शरीफ भी गए, लेकिन वो उस तरह नहीं जिस तरह उनको जाना चाहिए था। तो मौलाना फजलुर रहमान को इन दोनों बड़ी जमातों से बहुत गिले थे, बहुत शिकवे थे, बल्कि वो ये चाह रहे थे कि छोटी जमातों को लेके चला जाए। लेकिन कम अज़ कम जो पॉइंट्स हैं, जो कम से कम नकात हैं, उन नकात पर जो है मेरे ख्याल में आज इत्तफाक राय हो गया है और अब दोनों बड़ी जो पॉलिटिकल पार्टी हैं उनको साथ देकर चलने का फ़ैसला हो गया है। अब देखना ये है कि इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है, 2 साल हुए हैं इस गवर्नमेंट को, इन 2-2.5 सालों की कारकर्दगी के दौरान अपोजिशन को ये हुकूमत ख़ुद मौके फराहम करती रही है कि वो अपोजिशन जमा हो जाए, एक प्लेटफॉर्म पे आ जाए। इसमें मैं समझता हूँ अपोजिशन वालों का कोई रोल नहीं है, क्योंकि हुकूमत की जानिब से कोई कारकर्दगी बेहतर नहीं दिखाई गई। हुकूमत की जानिब से जो दावे किए गए थे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की जानिब से, करोड़ों नौकरियाँ, लाखों घर बनाने के लिए कहा गया था, मुल्क को रियासत मदीना बनाने के लिए कहा गया था। तो मेरे ख़्याल में रियासत मदीना में ऐसा नहीं था कि आप अपने लोगों को छोड़ दें और दूसरे लोगों को पकड़ लें। देखें यहाँ जो एहतसाब के नाम पर ये आए, इन्होंने कहा जी हम एहतसाब करेंगे, चोरों को नहीं छोड़ेंगे, डाकुओं को नहीं छोड़ेंगे। वो एहतसाब भी सिर्फ अपोजिशन का होता रहा। एक आधा हुकूमती आदमी जो है उसको पकड़ा, फिर वो भी रिहा हो गया, बल्कि मिनिस्टर बन गया अलीम खान। उसके अलावा जितने स्कैंडल्स आए, चीनी का स्कैंडल हुआ, दूसरे हुए, पेशावर मेट्रो हुआ, वो इंक्वायरियाँ हो रही हैं, लेकिन नैब उन पर उस तरह कार्रवाई नहीं कर रहा। तो अपोजिशन के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ हो रही हैं। अपोजिशन के सारे बड़े लीडर अंदर रहे, मियाँ नवाज शरीफ जेल में थे, शहबाज शरीफ जेल में थे, हमज़ा शहबाज थे, ख्वाजा बिरादरान थे, और उसके बाद पीपल्स पार्टी के ख़ुद आसफ़ अली ज़रदारी साहब प्रेसिडेंट रहे हैं इस मुल्क के, वो जेल में रहे। उन और फ़रियाल ताल पर मुकदमात, फिर उसके बाद खुर्शीद शाह भी अंदर हैं, शर्जील मेमन हैं, आगा सराज पर बहुत सारे वो जो हैं मुकदमात हैं, शर्जील मेमन ज़मानत पे आए हुए हैं। तो ये सारी जो हुकूमती कारकर्दगी थी और इनका जो एहतसाब का नारा था, वो उससे अवाम में मायूसी पैदा हुई है। अवाम ये समझ रहे थे कि जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बनेंगे और उसके बाद जो लूटी हुई दौलत है वो लाई जाएगी, यहाँ पे हॉस्पिटल बेहतर होंगे, यहाँ पे स्कूल बेहतर होंगे, लोगों को मुलाजमतें मिलेंगी, लोगों के जो मसाइल हैं वो हल होंगे। लेकिन सजाद तरीन साहब, यहाँ पे मैं आपसे 2 बातें जानना चाहूँगा। जैसे आपने कहा कि हुकूमत जो है वो मायूसी वाले इजहार कर रही है कि हम हमेशा कहती है कि अपोजिशन जो है से हमें मुकाबला नहीं कर पाएगी। तो पहला सवाल ये है कि अपोजिशन में क्या इत्तेहाद का फुकदान है कि वो हुकूमत को हमेशा कामयाब करवा देती है, और हुकूमत की जितनी भी नाकामियाँ हैं वो उसके बावजूद भी क्या उन्हें अपोजिशन का खौफ है कि वो हुकूमती और अपोजिशन के जो रहनुमा हैं उनको जेलों में डाल देते हैं? देखिए मैं आपको अर्ज़ करूँ, बात यह है कि हुकूमती जो कारकर्दगी है ना वो तो मायूस कुन है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। चीनी महंगी हो गई है, आम महंगाई जो है वो आम जो गरीब आदमी है वो उस पर असरअंदाज होती है, जो पैसे वाला आदमी है उस पर असरअंदाज नहीं होती। दवाइयों की कीमतें महंगी हो गई हैं, रोटी महंगी हो गई है, आटा महंगा हो गया है, और आए रोज़ महंगी हो जाती हैं। एक हफ्ते आप आज लेने के लिए जाएँ, अगले हफ्ते आप जाएंगे तो और रेट्स बढ़ जाएंगे। हुकूमत महंगाई को कंट्रोल करने में बिल्कुल नाकाम रही है, और मैं बार बार ये कहता रहा हूँ, वो जो महंगाई को कंट्रोल करने के इदारे थे वो पता नहीं क्या कर रहे हैं, उनके लोग कहाँ हैं। एक डिप्टी कमिश्नर के पास जो है किसी भी ज़िले में एक फ़ौज ज़फ़र मौज होती है अफसरान की, लेकिन कोई भी डिप्टी कमिश्नर जो है वो अपने दफ्तर से बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं है। मार्केट में लूट मार मची हुई है, अपनी मर्ज़ी से रेट लगा रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। इससे आम आदमी जो है वो मायूस हुआ है। हुकूमत जो है वो कारकर्दगी अगर बेहतर दिखाती, और इन 2 सालों में फिर दरमियान में कोरोना आ गया और कोरोना की वजह से मईशत और जो है वो बैठ गई, बेरोज़गारी ज़्यादा बढ़ गई। तो अगर हुकूमत कारकर्दगी बेहतर दिखाती तो मेरा नहीं ख्याल था कि अपोजिशन वाले जो हैं वो कुछ कर सकेंगे। अभी भी मैं समझता हूँ कि अपोजिशन इस पोजीशन में नहीं है कि वो हुकूमत तब्दील कर सके। लेकिन सजाद साहब, सवाल मेरा ये है कि क्या हुकूमत को खौफ है जो अपोजिशन के रहनुमाओं को जेल में डाला जा रहा है, क्योंकि अभी तक तो कोई केस साबित ही नहीं हो सका? अपोजिशन को, हुकूमत को जो खौफ है वो ये है कि उनकी कारकर्दगी बेहतर न होने की वजह से आम आदमी जो है वो अपोजिशन की तरफ देखने लग गया है। और अगर ये सारे लोग जमा हो जाते हैं
और अगर कोई मौसर हिकमत अमली बनाते हैं। रात भी कल के प्रोग्राम में हमारे साथ फ़रतुल्लाह बाबर साहब थे, तो उनसे भी मैंने यही कहा। मैंने कहा ये इस तरह नहीं है कि आएँ और गपशप लगाएं और चले जाएं, तो फिर तो कोई फ़ायदा नहीं है। अगर कोई मौसर हिकमत अमली जो है वो हो जिससे अवाम को कोई बेहतरी मिले, तो फिर तो सूरत हाल कोई अवाम के लिए भी ठीक है। तो मैं समझता हूँ इस मरतबा ये जो APC है, जो ऑल पार्टीज़ हो रही है 20 को, अगर इसमें कोई अच्छी कारकर्दगी दिखाई गई, कोई मौसर हिकमत अपनी अमली इसमें बनाई गई और अहम फैसले किए गए कि इस हुकूमत का मुकाबला कैसे करना है, हुकूमत पर प्रेशर कैसे बढ़ाना है। देखें, फौरी तौर पर तो ये नहीं होगा कि कोई आप समझ लें कि अगर फ़र्ज़ किया ये एहतजाजी मुज़ाहरों का ऐलान कर लेते हैं या कोई तारीख चलाने का ऐलान करते हैं तो कोई हुकूमत तब्दील नहीं होगी। लेकिन अगर वो एहतजाजी मुज़ाहरे करते हैं और उसमें कोई जलसे जुलूस शुरू हो जाते हैं और उसमें आपको पता है पुलिस हमारी जो है ना वो ज़्यादा ही कोई बिफर जाती है मुज़ाहरीन को देख के, उस पर हुकूमत पुलिस की जानिब से कोई लाठी चार्ज हो जाता है, कोई लोग ज़ख्मी हो जाते हैं, कोई ऐसी सूरत बन जाती है, तो ये फिर तारीख चल पड़ेगी, ये मूवमेंट चल पड़ेगी। तो हुकूमत को जहाँ दो चीज़ें, एक तो अब अपोजिशन को उन्होंने हैंडल करना है, दूसरा उन्होंने अपनी कारकर्दगी बेहतर बनानी है। सही। तो राना सनाउल्लाह का भी बयान सामने आया, उन्होंने कहा है कि अपोजिशन की APC में मिड टर्म इंतखाबात पर मुशावरत होगी। तो क्या आपको लगता है कि वाकई मिड टर्म इंतखाबात होंगे? देखें, मैं आपको अर्ज़ करूँ, ये मुस्लिम लीग नून की ख्वाहिश हो सकती है, लेकिन इसमें मुस्लिम लीग नून अपोजिशन में बड़ी जमात है, उनके पार्लियामेंट में भी अरकान की तादाद ज़्यादा है, लेकिन इस पर पीपल्स पार्टी जो है मेरे ख्याल में राज़ी नहीं होगी, क्योंकि पीपल्स पार्टी ऑलरेडी सिंध में गवर्नमेंट में है। तो मिड टर्म इलेक्शन का मतलब है पूरे मुल्क में इलेक्शन होंगे, फिर अगर ये इलेक्शन कराएंगे तो पीपल्स पार्टी की सिंध में गवर्नमेंट चली जाएगी। तो ये अब देखना होगा कि क्या पीपल्स पार्टी अपनी गवर्नमेंट कुर्बान करना चाहती है, करना चाहती है तो किस मकासद करना चाहती है, क्योंकि आपको पता है कि पंजाब में पीपल्स पार्टी की कोई इतनी अच्छी पोजीशन नहीं है। पिछले गुज़िश्ता इलेक्शन में बहुत मायूस कुन वोट पीपल्स पार्टी को पड़ा। पीपल्स पार्टी जो मुल्क की सबसे बड़ी जमात थी, पंजाब में तकरीबन ना होने के बराबर रह गई है। तो मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी वाले जो हैं शायद इससे इत्तफाक ना करें कि मिड टर्म इलेक्शन हो। एहसन इकबाल साहब ने वही बात कही कि जो हुकूमत है वो हमारे रहनुमाओं को जेल में डाल रही है, एहतसाब का नारा बिला वजह का लगाया जा रहा है जबकि एहतसाब हो नहीं रहा और मईशत बैठ रही है। यही अपोजिशन का नारा है और इसी को ही वो लेकर आगे चलने वाले हैं। नहीं, देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूं कि इसमें कोई शक नहीं कि करप्शन की कोई आदमी हिमायत नहीं करता। सही। अगर इन किसी ने भी करप्शन की है तो करप्शन जो है वो मुल्क के लिए अच्छी बात नहीं है। करप्शन जो है वो मुल्क को दिमक की तरह चाट रही है। अगर किसी ने करप्शन की है तो उसके ख़िलाफ़ अदालतों में सबूत आने चाहिए। आप ये देख लें कि मियाँ नवाज शरीफ से लेकर और जितने लोग पकड़े गए हैं और उनके जो ज़मानतें हुई हैं और उन ज़मानतों में जो हमारी आला अदालतों के जजेस ने जो रिमार्क्स दिए हैं, उसके बाद तो ऐसे लगता है कि इस हुकूमत को एहतसाब का नारा छोड़ देना चाहिए, बल्कि एहतसाब के दफ्तर को ताला लगा देना चाहिए। जस्टिस पिछले दिन जो ख्वाजा साद रफ़ीक की ज़मानत में जो कुछ फैसले में जो कुछ कहा गया, जो रिमार्क्स भी आए, उसके बाद मैं समझता हूँ कि नैब को कारकर्दगी बेहतर बनाने की ज़रूरत है। हुकूमत को भी वो जो नैब के इदारा है उसकी कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए कोई हिकमत अमली बनानी होगी। अगर सारे अपोजिशन लीडरों को आप पकड़ेंगे, आप ख़ुद ही अपोजिशन को ये माहौल फराहम कर देंगे कि वो सारे लोग जमा हो जाएं जैसे वो जमा हो गए हैं। तो अब अगर कोई हिकमत अमली वो ऐसी बना लेते हैं कि हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई एहतजाजी तारीख शुरू कर देते हैं, तो यकीनन अवाम पहले ही बहुत मायूस हैं, तो हुकूमत के लिए मुश्किलात शुरू हो जाएंगी। मुश्किलात तो शुरू हो जाएंगी, लेकिन सजाद तरीन साहब, अभी जैसे कि हम मिड टर्म इलेक्शन की बात कर रहे थे, तो क्या आपको नहीं लगता कि मिड टर्म का नारा जो है वो जमहूरियत के लिए ख़तरा साबित हो? नहीं, देखें, मैं समझता हूँ कि ऐसी बात नहीं है। दुनिया भर में जो है ना बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जहाँ मिड टर्म इलेक्शन होते रहते हैं। जब एक हुकूमत जो है वो परफॉर्म नहीं कर पाती या कोई मसाइल हो जाते हैं तो वो वहाँ हुकूमतें आती और जाती रहती हैं। लेकिन सवाल ये है कि अपोजिशन जो है ये वो जो बात कर रहे हैं, राना सनाउल्लाह का आपने हवाला दिया, इस पर मैंने बात की कि पीपल्स पार्टी क्यों मानेगी, और अगर पीपल्स पार्टी मानेगी तो वो कुछ ना कुछ देख के मानेगी कि क्या पंजाब में फिर उसको क्या मिलेगा, क्योंकि सिंध में तो हो सकता है अगली दफ़ा भी पीपल्स पार्टी आ जाए, लेकिन वो इस बात पे तो फिर कोई उनको फ़ायदा नहीं है ना। वो तो पंजाब में चाहते हैं कि उनके पंजाब में कोई परफॉर्मेंस बेहतर हो, उसके लिए उनको टाइम चाहिए। तो मेरा ख्याल ये है कि पीपल्स पार्टी कोशिश करेगी कि अभी जो है ना वो कोई इन हाउस तब्दीली की तरफ चला जाए। जैसे पिछली मीटिंग में शहबाज शरीफ साहब को भी आसफ जरदारी साहब ने ये तजवीज़ दी कि मुस्लिम लीग नून क्योंकि पार्लियामान में बड़ी जमात है तो वो इन हाउस तब्दीली के लिए आगे आए, सारी अपोजिशन को जमा करे तो उस पर कोई बात कर ली जाए। तो मैं समझता हूँ ये हो सकता है कि इस पर भी बात हो
कि जी आप इन हाउस की तब्दीली में कोशिश करें, और ये भी हो सकता है कि जब वो कहें कि जी मिड टर्म इलेक्शन, तो इन दोनों को छोड़ के कोई दरमियानी रास्ता जो है वह निकल आए कि जी ये दोनों चीज़ें छोड़ दें और दरमियानी रास्ता ये अख्तियार करें। लेकिन जब अपोजिशन के सारे लीडर जो जमा हो जाएंगे और कोई मौसर फैसला मेरे ख्याल में अगर करेंगे सरबराही कॉन्फ्रेंस में, तो इसमें यकीनन हुकूमत के लिए मुश्किलात बढ़ना शुरू हो जाएंगी। अगर सारे ऑपोजिशन लीडर किसी मुमकिना फैसले की तरफ मुकम्मल तौर पे इत्तेहाद कर लेते हैं, मिड टर्म इलेक्शन भी हो जाता है, तो क्या नज़र आता है कि मिड टर्म इलेक्शन के बाद आप क्या सूरत हाल देखते हैं? होता है मिड टर्म इलेक्शन? देखें, मैं आपको बताऊं, बात यह है कि दो क्वेश्चन हैं आपके। क्या सूरत हाल जो अभी इस वक्त मौजूद है, क्या इलेक्शन के बाद वो सूरत हाल बदल जाएगी? मैं ये समझता हूँ कि जो मुल्क की मुआशी सूरत हाल है, मुआशी सूरत हाल जो मौजूदा हुकूमत की वजह से या पॉलिसियों की वजह से जो इस वक्त हमारे यहाँ है, क्योंकि मुफादात की सियासत चल रही है। जी मैं इस पे बात कर रहा हूँ कि अगर तो आप ये देखते हैं कि ये जो मौजूदा हुकूमत है, ये मुआशी पॉलिसियाँ इसकी जो हैं, आने वाली जो हुकूमत है वो कोई नई मुआशी पॉलिसियाँ ले आएगी, तो ऐसा नहीं होगा। क्योंकि हम सारी पॉलिसियाँ जो हैं, कोई भी हुकूमत हो, चाहे पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो, चाहे मुस्लिम लीग की हुकूमत हो, चाहे PTI की हुकूमत हो, ये सारी हुकूमतें जो हैं ये क्योंकि IMF से पैसे लेती हैं, IMF से फ़ंड लेती हैं, तो IMF की जो पॉलिसियाँ होती हैं उसके मुताबिक बजट बनाए जाते हैं। तो चाहे कोई इलेक्शन आ जाए, इलेक्शन के बाद कोई और पार्टी भी आ जाए, तो ये नहीं कहा जा सकता कि फौरी तौर पर कोई मुआशी सूरत हाल बहुत अच्छी वो कर देंगे, या ये कहा जाए कि जी कोई इनकलाब आ जाएगा उनके आने से। ऐसा नहीं होगा जब तक कि मुआशी पॉलिसियों के लिए कोई मुतबादल प्रोग्राम ना दिया जाए। देखें, मैं आपको अर्ज़ करूँ, जितने हमारे माहिर मईशत हैं वो ये कह रहे हैं कि कोरोना के बाद पाकिस्तान की जो मुआशी सूरत हाल है वो उस सतह पर आ गई है जहाँ पर मौजूदा जो उसका तरीक़ा कार है, जो मौजूदा स्तून है जिन पर मईशत खड़ी हुई है, उन पर बहाली के इम्कानात बहुत कम हो गए हैं। वो ये कहते हैं कि अब आपको मुतबादल रास्ते तलाश करने होंगे। तो क्या पीपल्स पार्टी है, मुस्लिम लीग नून है, ANP है, मौलाना फजल रहमान साहब की जमात है, जितनी जमातें हैं उनके पास कोई मुतबादल प्रोग्राम है? अभी तक किसी जमात ने कोई मुतबादल प्रोग्राम नहीं दिया कि अगर हम आएंगे तो ये जो मुआशी बहरान है, ये इस वक्त जो मुश्किलात हैं, इनको कैसे ख़त्म करेंगे, कि क्या तरीक़ा कार होगा। तो मैं समझता हूँ कोई इतनी ज़्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि सही उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। सजाद तरीन साहब, यहाँ पर हमें एक ब्रेक लेना पड़ रहा है। नाज़रीन, एक छोटे से वक्फे के बाद हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, प्रोग्राम में खुश आमदीद। और वक्फे पे जाने से पहले बात हो रही थी रहबर कमेटी इजलास की। रहबर कमेटी बैठ गई है हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए। सजाद तरीन साहब, अपोजिशन जो है वो हमेशा इत्तेहाद का इजहार करती है, मगर फिर न जाने बीच में क्या होता है कि अपोजिशन फिर से बिखर जाती है, और इसी बात का फ़ायदा उठाती है हुकूमती रहनुमा जो हैं, वो फ़ायदा उठाते हुए तनकीद का निशाना बनाते हैं। और फ़याज़ुल हसन चौहान ने भी जो है तनकीद का निशाना बनाया और कहा है कि अपोजिशन अपने मसाइल के बजाय अपने गमों को रो रही है और अपने गमों को दूर करने के लिए इकट्ठी हो जाती है। और ये कोई पहली दफ़ा तनकीद का निशाना नहीं, बाकी वफाकी वज़रा भी इस तरह की तनकीद बारहा कर चुके हैं। देखें, मैं आपको अर्ज़ करूं, अब तनकीद का जो खेल शुरू हो गया है ना, ये अब ज़्यादा अरसा चलेगा नहीं। अब हुकूमत को अपनी परफॉर्मेंस दिखानी पड़ेगी और हुकूमत जो अपोजिशन है उसको भी कुछ करना पड़ेगा। अगर इस मरतबा भी अपोजिशन जो है वो अवाम के साथ कुछ नहीं करती और अवाम को इसी तरह छोड़ देती है, जैसे मौलाना फजल रहमान ने पहले मार्च किया और वो बेचारे बेयारो मददगार रहे, किसी अपोजिशन ने उसका उस तरह साथ नहीं दिया। अगर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस और या मीडिया की हद तक सियासत करेंगे तो फिर मैं आपको ये बता दूँ कि ये वो वक्त आने वाला है कि हुकूमत से, अगर उनकी कारकर्दगी से अगर वो अवाम मायूस हैं, तो फिर जो अपोजिशन है उनकी कारकर्दगी से भी कोई इतना खुश नहीं है अवाम। यही वो वजह है जिसकी वजह से हुकूमत इन पर तनकीद करती है। सही। सजाद तरीन साहब, इस वक्त पलवेशा खान साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। पलवेशा साहिबा, आपका बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। रहबर कमेटी का इजलास हुआ 20 सितंबर को बिलावल हाउस में, APC का ऐलान भी हो गया। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि APC के ऐलानात होते हैं, क्या ये APC गपशप करने के लिए है या कोई नताइज भी सामने आएंगे? देखिए, कुछ बातों में मैं सजाद तरीन साहब के जो तबसरा है से कुछ हद तक मैं बिल्कुल समझती हूँ, ठीक है, एग्री करती हूँ। अब बात यह है कि इन हालात में हम इससे ज्यादा
कोई मज़ाहमती सियासत को जो है हम तर्क नहीं कर सकते, और सही। ना इस बात का इंतजार कर सकते हैं कि ये हुकूमत अपने बोझ से गिर जाए, क्योंकि जितना बोझ हुकूमत का बढ़ेगा वो बोझ आवाम सहेगी। कल और परसों में भी आपने देखा कि बिजली की कीमतें फिर बढ़ गईं, और इस वक्त जो बाजार में कीमतें हैं, सब्जी, दालें, आटा, चीनी, वो आम आवाम तो छोड़ें, वो ठीक ठाक लोगों की पहुंच से बाहर है। लिहाजा इसके साथ आप मईशत को देखिए, कर्जों की जो रिकॉर्ड सतह पर कर्जे पहुंच गए हैं जो हमने लिए हैं, इस हुकूमत ने लिए हैं, उसका कोई हिसाब नहीं, आगे जाने का कोई रास्ता नहीं, सिर्फ अंधेरे ही अंधेरे हैं। और उसमें वजीर आजम साहब भी फरमाते हैं कि अगर ऑपोजिशन उनके जो बिल्स हैं जिसमें इस मुल्क पर एक किस्म की डिक्टेटरशिप इमरान नियाजी साहब की जो है वो लागू करने का प्लान बनाया जा रहा है, उसको नहीं सपोर्ट करेगी, तो ये मोदी और पाकिस्तानी ऑपोजिशन का एजेंडा एक है। सही। पलवेशा खान साहब, आपसे मैं ये भी जानना चाहूंगा कि ओपोजिशन इत्तेहाद तो कर लेती है हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए, जैसे आपने कहा कि मईशत भी गिर रही है, हालात भी खराब हैं, लेकिन इत्तेहाद तो हो जाता है ओपोजिशन जमातों के दरमियान, लेकिन एतमाद नहीं होता। देखिए, होता या नहीं होता, अब हमें इन बातों से बाला तर होना पड़ेगा। एतमाद है या नहीं है, ये ऐसी चीजें हैं जो माजी में नहीं हो। माजी में इसी मुल्क की ऑपोजिशन ने MRD, ARD से बड़े बड़े डिक्टेटर, ये तो कोई चीज नहीं है। इससे बड़े बड़े डिक्टेटर्स जो है उनसे बाकायदा दू बदू लड़ाई लड़ी है। ये लोग तो सिर्फ ट्विटर के पहलवान है ना। ये तो जैसे ही कोई ना कोई मीटिंग हो, इनके तमाम वुज़रा मुशीर जो है वो सड़कों पे आ जाते हैं, ट्वीट्स लेकर वो जो है बिल्कुल चौक चौराहों में पहुंच जाते हैं। इससे आगे के ये लोग हैं नहीं, ये ऐसे दर्शनी पहलवान है। इनसे मेरे ख्याल में लड़ना जो है वो कोई ऐसा बड़ा मसला नहीं। अब बात यह है कि अगर एतमाद है या नहीं है, ये वही पार्टीज हैं जो माजी में भी इससे बुरे हालात आपस में रहे, खासतौर पे नून लीग के और पीपल्स पार्टी के। तो आपने देखा मिसाक जमहूरियत हुआ, ARD हुई, और उसका नतीजा बिल्कुल बहुत अच्छा निकला, एक डिक्टेटर घर गया। लिहाजा अब इस बात में बहुत दम है कि अगर इन हालात में ऑपोजिशन निकल के लोगों के साथ नहीं खड़ी होती, तो फिर इस मुल्क में जो सियासी माहौल है वो ऑपोजिशन के हक में भी नहीं रहेगा। पलवशा खान साहबा, आप ये बताएं, जो इस वक्त मुआशी बहरान है, इस मुआशी बहरान को इससे निकलने के लिए, अवाम की हालत बेहतर बनाने के लिए अपोजिशन के पास क्या मुआशी प्रोग्राम है मुतबादल के तौर पर? देखिए, तो एक लंबा प्रोग्राम होगा। पहले तो खड्डे में से निकलने के लिए जो है कोई रस्सी शस्सी की जरूरत होती है, फिर जब जरा ऊपर बाहर निकले तो फिर उस खड्डे को भरने की कोशिश की जाती है। लेकिन इस वक्त जिनके हाथ में मुल्क है वहां से कोई रास्ता नजर नहीं आता। आप देख लीजिए कि 2 साल के दौरान जो कर्जे लिए गए, जो कीमतें बढ़ी हैं बिजली की, गैस की, बिला किसी एहसास के बेदर्द तरीके से इस आदमी ने इस आवाम को पीसा है। लिहाजा सबसे पहले तो बड़ी बुराई से जान छुड़ाई जाए, वो ये है कि इनके जाने का कोई रास्ता किया जाए। और आप ये देखिए कि इनके जो मुआवनीन हैं उनके असासों की जो कहानियां हैं, अगर हम कभी बैठ के सुने तो अल अमान अल हफीज, यानी कि इतना असासा मेरे तो दिमाग में भी सकत नहीं कि ये कैलकुलेट करें कि कितने मिलियन डॉलर्स के कितने पैसे बनते हैं और किस तरीके से दिन दोगुने रात चौगुने जो है ये तरक्की करते हैं। और फिर नैब के DG का आपने देखा होगा बयान, जहाँ वो कहते हैं कि कौन है, कहाँ है, हमें तो कुछ पता नहीं। लिहाजा इस तमाम ये जो हुकूमत जो तवाइफुल मलूकी फैल चुकी है, इससे लड़ने के लिए अब हमें जरूर 20 भी मैं समझती हूँ दूर है, लेकिन 20 को भी अगर कोई लाएअमल हो जाए, तय हो जाए, तो फिल फॉर सड़कों का रुख करना चाहिए। पलवशा खान, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जी कहते हैं कि FATF पर अपोजिशन जो है वो ब्लैकमेल करना चाहती है और हम उनकी ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे। आप ये ब्लैकमेल क्यों कर रहे हैं अपोजिशन वाले? देखिए, बात यह है कि ये इन्हें कहते हैं 10 पॉइंट डिक्टेटर्स। शौक है इन्हें बनने का हिटलर,
लेकिन हिटलर भी किसी जेन्युइन जिद्दोजहद से यहाँ तक पहुंचा था, जो उसका हिस्ट्री में अच्छा नाम है या तारीख में बुरा नाम है। वो भी एक बाकायदा जिद्दोजहद करके यहाँ तक पहुंचा था। ये चाहते हैं कि दूसरों के कंधों पे चढ़ के आए हैं, तो यहाँ इसी तरीके से ये दूसरों को दबाकर बिल ले आए जिसमें कल को वही फंसे। ये नहीं हो सकता। ये जो मर्जी कहे, मैं समझती हूँ इनके कहने की पहले भी कोई हैसियत नहीं थी, आगे भी। अब देखिए, इन्होंने इससे भी बढ़ के बात की है। आपने तो ब्लैकमेल की बात की, इससे इन्होंने कहा है कि जी भारत के और इनका एजेंडा एक है। और कह कौन रहा है? वो शख्स जिसके दौरे हुकूमत में कश्मीर हमसे चला गया, वो शख्स जो आज तक सिवाय रोने धोने के कुछ ना कर सका, वो शख्स जो मोदी का चीफ जो है इलेक्शन ऑफिसर था, वो शख्स जो इसकी वापसी की दुआएं करता था, वो शख्स जिसने, मैं समझती हूँ, कश्मीर कॉज को और भारत के हवाले से पाकिस्तान को जितना नुकसान पहुंचाया वो किसी ने नहीं पहुंचाया। कोई प्रिजनर ऑफ वॉर ऐसा शायद हिस्ट्री में कोई हो जो 48 घंटे भी जिस मुल्क ने पकड़ा है वो उसको ना रख सके और उसका वजीर आजम उठकर असेंबली में ऐलान करे कि मैं इसको जाने देता हूँ और इज्जत के साथ उसे बॉर्डर पार करा दिया जाए। ये वो शख्स कह रहे हैं जो कुलभूषण का वकील है, ये वो शख्स है जो कुलभूषण को रिलीफ देने में जमीन और आसमान एक कर रहा है। लिहाजा इनकी बातें की हुई जो हैं उनकी कोई हैसियत नहीं। और एक बात आपको बताऊं, अल्लाह करे ये हो और ये मुल्क कोई ऐसी तहरीक देखे सड़कों पे, ये आदमी 24 घंटे नहीं गुजार पाएगा। सही, मुल्क को इस सड़कों पर तहरीक देखिए। पलवशा खान साहिबा, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, हमारे साथ मौजूद थी। आपका बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सजाद तरीन साहब, माजी के हरीफ जो हैं अब सियासी हलीफ बनने जा रहे हैं और पलवशा खान साहिबा ने भी कहा कि अपोजिशन को निकलना होगा, इकट्ठा होना होगा, सड़कों का रुख करना होगा। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि उन्होंने तो कह दिया निकलना होगा, क्या आवाम भी सड़कों पर निकलेगी? देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूं कि जो मैंने शुरू में बात की कि अवाम जो है वो अपोजिशन के लिए शायद ना निकले, सही, और अपोजिशन के जो लीडरान हैं वो अवाम को शायद निकालने में वो कोई दिलचस्पी भी शायद ना रखते हों, लेकिन हालात ने अवाम को मजबूर कर दिया है। अवाम जो हैं वो अपने मुआशी मुश्किलात की वजह से, मुआशी मसाइल की वजह से बहुत परेशान हैं। अवाम पर जो मुआशी दबाव है, हुकूमत ने उस मुआशी दबाव को कम करने के लिए 2 साल के दौरान कोई ऐसी मनसूबाबंदी नहीं की कि जिससे लोगों को रिलीफ मिल सके। महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, जिसका मैंने बहुत डिटेल से शुरू में जिक्र किया। उसकी वजह से अवाम जो हैं वो बहुत मुश्किलात का शिकार हैं। अवाम की सूरत हाल को देखते हुए ये आल पार्टीज हो रही है, क्योंकि अगर ये लोग ना निकले तो इनको इस बात का खदशा मौजूद है कि अवाम खुद ना सड़कों पे आ जाएं। आप देखें, कराची में जो मुजाहरे हुए, कराची में DHA के दफातर के बाद जो मुजाहरे हुए, उसमें तो कोई पोलिटिकल पार्टी नहीं थी ना। लोग खुद अपने मसाइल और अपनी परेशानियों की वजह से बाहर निकल आए कि DHA में तो वो क्लास रहती है जो मुजाहरे नहीं करती, लेकिन जब उनके यहाँ पानी गया और सफाई नहीं हुई और मुश्किलात का शिकार हुए तो लोग निकल आए। तो ये सारी अपोजिशन जो है वो इस बात को महसूस कर रही है कि अगर उन्होंने रहनुमाई ना की और उन्होंने क़यादत ना की, वो बाहर ना निकले, तो अवाम खुद ना बाहर निकल आए। लेकिन सजाद तरीन साहब, अगर अवाम बाहर निकलते हैं तो फिर अवाम का जो सैलाबी रेला है वो हुकूमतों को भी बहा ले जाता है, अपोजिशन को भी बहा ले जाता है, कोई बाकी नहीं रहता। फिर देखिए, जब अवाम खुद बाहर निकल आते हैं ना, तो वो उसमें मुल्क की जो सूरत हाल है वो बहुत ज़्यादा ख़राब होने के इम्कानात पैदा हो जाते हैं। लेकिन जब पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो जब अवाम को निकालती है तो वो फिर एक हद तक अवाम को लेके जाती है। उसके बाद कहीं ना कहीं कोई मामला तय हो जाते हैं, कुछ चीज़ें तय हो जाती हैं, तो उसके बाद अवाम को वो कंट्रोल कर लेते हैं। तो अवाम जो लीडरलेस जब बाहर निकलती हैं तो बिल्कुल आपने ठीक कहा, उसमें फिर वो हर चीज़ बहा के ले जाते हैं। जी सही। सजाद तरीन साहब, इस वक्त कैसर शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं, रहनुमा नून लीग। कैसर शेख साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आज हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए अपोजिशन की इनएक्शन नज़र आई है और रहबर कमेटी का इजलास हुआ है, अहम बैठक हुई है। 20 सितंबर को बिलावल हाउस में फैसला होने जा रहा है। APC जो फैसला करेगी तो वो आइंदा दिनों में सामने आएगा। क्या देख रहे हैं, हुकूमत को वाकई टफ टाइम दे पाएगी इस दफ़ा अपोजिशन? देखिए, अब ये APC की मीटिंग्स में ही सारा लाए अमल तय होना है। सब जमातों ने अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना है और वो किस हद तक जमातें फैसला करती हैं ये तो सारी चीज सामने आ जाएगी। अभी खुद भी ये जब तक तय होगा ना उसके बाद ही ये बात की जा सकती है। लेकिन लोग तो परेशान है बहुत ज्यादा। लोग जब हम अपने हलकों में जाते हैं तो वो उनका खासकर जो महंगाई का हाल है उसकी वजह से, और लाल यानी अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी हो रही है,
और इनकी वजह से लोग तो बहुत परेशान हैं। अब ये सारी जमातें, क्योंकि ये मिल है कि एक जमात की बात नहीं है, मैं तो अपनी एक जमात की पूरी देखे ना, उनका भी हमारा ये कोई लाया अमल तो उसके बाद बनेगा। अब हमारी अपनी जमात का भी जब ये फैसला हो जाएगा एपीसी में जो कर रहे हैं उनकी रैबर कमेटी में, तो शेख साहब हुकूमती वुज़रा ये कहते हैं कि ये सारे चोर डाकू अपनी करप्शन बचाने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं, इनको अवाम के दुखों का, अवाम के किसी किस्म के कोई उसका कोई डर नहीं है, कोई अवाम का इनको खौफ नहीं है, अवाम के साथ ये बिल्कुल मुखलिस नहीं है, ये सिर्फ चोर डाकू अपनी करप्शन बचाने के लिए जो है ये आल पार्टीज कर रहे हैं। अब ये देखिए ना, अब इस किस्म की बातें सिर्फ अपनी तवज्जो हटाने के लिए ना, जो इनसे रिजल्ट नहीं निकल सकते, उसकी लोगों की तवज्जो हटाने के लिए ना ये दूसरी। अब आप बताइए, करोड़ों लोगों ने वोट दिए हैं, ये सारे आप कहते हैं कि सारे रिप्रेजेंटेटिव जो इनकी तरफ है वो बिल्कुल साफ सुथरे हैं और जो अपोजिशन के हैं वो चोर डाकू हैं। अगर ये बात मैं आपको सिंपल बताऊं ना, समझने वाली बात है कि 2 साल 1 महीना हो गया, अगर ये लोग इतने ही अच्छे हैं और क्लीन हैं, तो जो पिछली हुकूमत का रेवेन्यू था वो, यानी देखे ना, कोई अगर सही जगह कोई बैठता है तो वो तो सही टैक्स वसूल करता है ना, सही रेवेन्यू हासिल करता है। उतना भी तो हासिल इनसे नहीं हो रहा पाकिस्तान रूपी में। हालांकि पाकिस्तान रूपी को डिवैल्यू हो गया है तकरीबन 40%। 115 रुपए जब हमने हुकूमत छोड़ी में 2018 में डॉलर था, आज वो 166 रुपए हो गया है, तकरीबन 51 रुपए डॉलर बढ़ गया। तो कुछ रुपए सर, ये हुकूमती कारकर्दगी सामने नहीं आ रही, मईशत को धचका लगा है, डॉलर की कीमतें ऊपर हो चुकी हैं। कैसर शेख साहब नून लीग के रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे, सर आपका बहुत शुक्रिया। सजाद तरीन साहब, उन्होंने भी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया कि मईशत गिर चुकी है, हालात ख़राब हो चुके हैं, लेकिन मैं ये आपसे जानना चाहूँगा कि वज़ीर आज़म साहब कहते हैं कि हम ऑपोजिशन की ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे। ऑपोजिशन चाहती है कि हम पाकिस्तान जो है वो फैटिफ की ग्रे लिस्ट से बाहर ना निकले। क्या ये वाकई दुरुस्त इल्ज़ामात हैं? नहीं, मैं समझता हूँ, देखें, प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी बात यकीनन उसकी बात में एक वज़न है, वो जो बात करते हैं, लेकिन अपोजिशन ऐसा नहीं चाहती। अपोजिशन के तमाम अपोजिशन में जो पीपल्स पार्टी है वो तो कई दफ़ा ये कह चुकी है कि FATF जो है, और उनके अपने मुल्कों में FATF वाले जो ये सारे कह रहे हैं, उनके अपने मुल्कों में भी जो कवानीन नहीं हैं वो कवानीन यहाँ बनाए जा रहे हैं। वो ये कहते हैं कि FATF ने जो कवानीन कहे हैं उन कवानीन को बनाने के लिए, असम्बली को मंजूर कराने के लिए तो हम तैयार हैं, लेकिन हुकूमत जो है उन कवानीन की आड़ में अपोजिशन को पकड़ने के लिए या अपोजिशन पर हाथ डालने के लिए जो कवानीन बनाना चाहती है उन कवानीन की हम हमायत नहीं करेंगे। असल में जो मसला है वो यहाँ पर आके रुक गया है, वरना आप देखें बात यह है कि अपोजिशन जो है वो ये चाहती है कि FATF से की जो ग्रे लिस्ट है उससे निकला जाए, आगे चला जाए, लेकिन हुकूमत जो है FATF के नाम लेके जो कवानीन बनाना चाहती है, अपोजिशन वाले ये कहते हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये है, वो जो कवानीन बनाना चाहती है वो कवानीन ऐसे सख्त बनाना चाहती है जिसका बाद में अपोजिशन ही को निशाना बनाया जाएगा, जिसकी वजह से ये सारा अमल रुक गया है। सही, लेकिन इसी बात पे मैं ये भी जानना चाहूँगा कि आपने देखा, जब मैं सियासी इत्तेहाद और सियासी तहफ़्फ़ुज़ात की बात कर रहा था तो मौलाना असद जो हैं, मौलाना फजल रहमान के बेटे हैं, उन्होंने भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया कि फैटिफ के कवानीन में जो बड़ी जमातें हैं नून लीग और इन्होंने साथ दे दिया हुकूमत का। तो इस सूरत हाल को किस तरह देख रहे हैं? देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूं कि पीपल्स पार्टी जो है वो उनके बारे में और नून लीग के बारे में मौलाना फजल रहमान और उनकी पार्टी के लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात थे। वो कहते थे कि एक तरफ तो आप इनके मुखालिफ हैं, दूसरी तरफ आप इनके बिल जो है असम्बली से, वज़ीर आज़म का साथ दे रहे हैं, जी, असम्बली से, इनके कौमी असम्बली से बिल पास करा रहे हैं, ये बात थी। लेकिन पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ ये था कि जो मुल्क और कानून के आइन के लिए जो बेहतर है, जो मुल्क के लिए बेहतर है, पाकिस्तानी कौम के लिए बेहतर है, वहाँ से कानून साजी होनी चाहिए। अब जो है वो उस कानून साजी पर उन्होंने उनका साथ दिया। इसी तरह जनरल मुशर्रफ के ज़माने में भी जब ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से बिल आया तो पीपल्स पार्टी मुखालफ होने के बावजूद ख़वातीन के बिल पे कानून साजी पे हुकूमत का साथ दिया था। मैं ये समझता हूँ जो बड़ी पार्टी हैं वो ज़रा चीज़ों को अपने अंदाज़ में देखती हैं, मौलाना साहब जो हैं वो अपनी चीज़ों को अपने अंदाज़ में देखते हैं, तो इसमें कहीं अदम एतमाद मौजूद है, इनके दरमियान एतमाद उस तरह नहीं है। लेकिन जब आल पार्टीज़ में 10, 12 या 14 जमातें जब बैठती हैं तो कम अज़ कम जो नकात होते हैं उस पर इत्तफाक कर लिया जाता है और उस पर आगे जो है चला जाता है। देखिए, जब इलेक्शन होंगे, ये जो आल पार्टीज़ हो रही है,
आप देखिएगा कि जब आम इलेक्शन का 3 साल के बाद जब ऐलान होगा तो ये सारे बिखर चुके होंगे लोग, ये सारे एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे होंगे और अपने अपने मंशूर पर लड़ रहे होंगे। जी सही। सजाद तरीन साहब, प्रोग्राम का जो वक्त है वो अपने इख्तिताम को पहुंचा। नाज़रीन, हम दुआ गो हैं कि APC के फैसले हों या हुकूमती फैसले हों, वो पाकिस्तान के अच्छे मुस्तकबिल के लिए हों और पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन और ताबनाक हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। मुझे दीजिए इजाज़त और सजाद तरीन साहब को भी दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।